फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके सामने हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फ्लोटेशन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दोज स्टूडेंट्स who are watching my channel, who are regularly watching my videos, thank you for them, but please beta like, share and subscribe as more as possible. So without late, let's start our topic. फ्लोटेशन का मतलब तो आप जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी लिक्विड पर तैरना, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन इतना आसान नहीं होता। जैसे हम लोग भी, ह्यूमंस भी जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग अगर इतना आसान होता तो कोई भी उसे कर सकता था, लेकिन सब लोगों को स्विमिंग नहीं आती है। स्विमिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर फ्लोटिंग। सो before the flotation, before the principle of flotation we start, first we understand what are the conditions for floating. So first of all, we know that there are two forces acting on an object when it is placed in a liquid. किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड पर रखा जाता है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं। पॉइंट वन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, डाउनवर्ड्स। और साथ ही साथ इसकी जो पोजीशन होती है, ये लगता कहां पर है, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, क्योंकि डायग्राम में आपको वेट और बाइंड फोर्स दोनों दिखाने होते हैं, तो कभी कभी दोनों की पोजीशंस अलग भी हो जाती हैं। वो देखिए कहां कैसे। सेकेंड थिंग इज बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट, जिसे आप कहते हो, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा अपवर्ड्स, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। एंड इट इज एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ बायंसी। ये हमेशा सेंटर ऑफ बायंसी पर दिखाया जाता है, सेंटर ऑफ बायंसी पर एक्ट करता है। नाउ व्हाट आर दीज टू टर्म्स? ये दो टर्म्स क्या हैं? ये दो टर्म्स हमारे लिए न्यू है, तो सबसे पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किसी भी लिक्विड पर प्लेस किए गए ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स वर्क करते हैं। वेट उसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है, और अपथ्रस्ट या बायंड फोर्स लिक्विड लगाता है सॉलिड के ऊपर, जो उस सॉलिड को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी सिचुएटेड। सो सपोज this is a beaker in which any liquid is filled, and an object is placed like this. एक ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्लोट कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा वाटर सरफेस के बाहर है, सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द वाटर एंड सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द वाटर। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। तो जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका जो खुद का सेंटर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। लेकिन जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अगर हम देखें तो लिक्विड के अंदर ये पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड। तो जो सेंटर ऑफ बायंसी वो थोड़ा सा नीचे होगा, यहां पर, हियर सेंटर ऑफ बायंसी बी विल एक्ट। ये एरो सिर्फ मैंने यहां पर रिप्रेजेंटेशन के लगाया है। यहां पर होगा सेंटर ऑफ बायंसी और उसके थोड़ा ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे ऑब्जेक्ट का कंसीडर किया जाता है, और सेंटर ऑफ बायंसी हम उस सबमर्ज्ड पार्ट का देखते हैं जो लिक्विड के अंदर पहुंच चुका है। तो यहां पर भी तीन कंडीशंस होती हैं। जब लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सबमर्ज हो जाए, ना उसका कोई भी पार्ट बाहर रहे, पूरी तरह से वो सबमर्ज हो जाए, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी कोइंसाइड्स ईच अदर, दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। या फिर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा हो और पूरी तरह से लिक्विड सरफेस के बाहर हो, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी कोइंसाइड्स विद ईच अदर। लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट पार्शियली फ्लोटिंग कर रहा होता है, उसका कुछ हिस्सा पानी के लिक्विड के बाहर होता है और कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर होता है, तब ये दोनों पॉइंट्स सेपरेट हो जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर होता है।
क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे ऑब्जेक्ट से निकाला जाता है, पूरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ बायनेंसी सिर्फ उस सबमर्ज्ड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायनेंसी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केसेस फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट which we have studied in the previous video. जैसा कि हमने कहा हमारे पास दो फोर्स हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बायएंड फोर्स. तो पहली कंडीशन ये बनती है वेट इज ग्रेटर देन बायएंड फोर्स. तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप जानते हो, वेट ग्रेटर देन बायएंड फोर्स. तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है. वी नो वेरी वेल, इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट सिंक्स. जब सिंक हो जाएगा तो यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहुंच गया. अब ऑब्जेक्ट का पूरा हिस्सा पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायनेंसी दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे. अब यहां पर जो इसका वेट है वो यहां पर एक्ट कर रहा है और इसका जो बायएंड फोर्स है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है. ठीक है, बिकॉज W इज ग्रेटर देन FB, सो द ऑब्जेक्ट इज टोटली सिंकन इनटू द लिक्विड. इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा दैट इज W माइनस FB, ये उसका एपरेंट वेट होता है. दिस इज द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज सिंकन इनटू द लिक्विड. अगर हम बात करें डेंसिटीज के टर्म्स में कि इस कंडीशन में डेंसिटीज का क्या रिलेशन होगा, सो वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं इसका मतलब है लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम है. So rho L liquid's density, rho S solid's density. So these are the information regarding the case 1 when the weight of the object is greater than the buying force. एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है m इंटू जी, और मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये वेट का फॉर्मूला है. लेकिन एक बात आपको यहाँ बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये जो डेंसिटी है ये सॉलिड की है, वॉल्यूम जो है ये कंप्लीट वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम, तब ये वेट का फॉर्मूला बन रहा है. लेकिन इसी तरह अगर हम अपथ्रस्ट के फॉर्मूले की बात करें, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिराइव करके भी दिखाया था, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है लगभग V इंटू रो इंटू जी. लेकिन यहाँ पे V तो होता है सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच इज सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, और रो जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है. तो इन दोनों फॉर्मूले में हमें डिफरेंस याद रखना है. यहां पर सॉलिड की डेंसिटी आएगी, सॉलिड का टोटल कंप्लीट वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जबकि अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में सॉलिड का वो हिस्सा आएगा, वो वॉल्यूम आएगा जो सबमर्ज्ड है, और लिक्विड की डेंसिटी आएगी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दीज टू डिफरेंशिएशंस यू हैव टू बी क्लैरिफाई विद योरसेल्फ. ओके, सो दिस इज द केस 1. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 2. केस 2 में क्या होता है? इन केस 2 W इज इक्वल टू FB. जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट is equal to the buoyant force, then we can say that object will float. ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में फ्लोट करेगा, लेकिन किस तरह फ्लोट करेगा वो भी देख लीजिए. द ऑब्जेक्ट इज टोटली इनसाइड द लिक्विड सरफेस, वो पूरी तरह से लिक्विड सरफेस के अंदर होगा, इस तरह से. तो यहां पर भी अगर हम देखें तो इधर W एक्ट कर रहा है और इधर FB एक्ट कर रहा है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायनेंसी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है. इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट होगा दैट विल बी जीरो. यानी किसी भी फ्लोट करते हुए ऑब्जेक्ट का जो वेट अपीयर होता है, एपरेंट वेट, दैट इज ऑलवेज बी जीरो. और इस कंडीशन में अगर हम बात करें लिक्विड्स की और सॉलिड्स की डेंसिटीज की, so in this condition rho L is equal to rho S. Liquid's density is equal to the density of solid when weight of the object and the buoyant force exerted by the liquid on the object are equal. So this is the case 2. अब हम बात करते हैं case 3 की. In case 3 just one condition has remaining when W is less than FB. जब W FB से लेस होगा then also liquid will exert more upthrust, it means solid will float, object will float.
लेकिन यहां पर जो फ्लोटिंग होगी वो केस टू से थोड़ी सी डिफर करेगी। यहां पर ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करेगा दैट इज पार्शियली, the object will float partially, means some part of the object is outside the liquid surface and some part of the object is inside the liquid surface. That is why here center of gravity can be is stated as little rise position from the center of buoyancy. Center of buoyancy यहाँ एक्ट करेगी, so यहाँ से हम लोग वेट रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेट है, और इस वाले पॉइंट से हम लोग बाइंड फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे एफ बी। बस इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायंसी को सेपरेट दिखाना है, बाकी दोनों डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन दिस कंडीशन ऑल्सो एपरेंट वेट विल बिकम जीरो, यहां पर भी एपरेंट वेट जीरो हो जाता है फ्लोट करते हुए ऑब्जेक्ट का। एंड अगर हम बात करें डेंसिटीज के टर्म्स में, सो the density of liquid will be greater than the density of solid। इस केस में liquid की density solid की density से ज्यादा होती है for the case 3 when weight is less than the buoyant force। now ये तीनों केसेस के बाद हमारे पास अब हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आपसे डिस्कस कर सकते हैं। what is principle of flotation? जैसा कि तीनों केसेस में हमने देखा, इफ एन ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू फ्लोट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड पर फ्लोट करना चाहता है तो उस ऑब्जेक्ट को अपने वेट के इक्वल, अपने कंप्लीट वेट के इक्वल वाटर को या उस लिक्विड को डिस्प्लेस करना होगा। दैट इज द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इनसाइड अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, देन द वेट of the liquid displaced by its submerged part, उसका जो submerged part है जो liquid displace कर रहा है, that must be equal to the total weight of the object। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का खुद का वेट, जैसे मान लीजिए मैं स्विमिंग कर रहा हूं और मेरा खुद का वेट 90 kgf है, तो जब मेरे बॉडी का जो भी वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उसे 90 kgf के इक्वल वाटर को हटाना है, डिस्प्लेस करना है, देन ओनली आई कैन फ्लोट, आई कैन स्विम, अदरवाइज आई विल सिंक। सो फ्लोटिंग के लिए ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसे अपने पूरे वेट के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस करना होता है, वो भी किससे? सिर्फ अपने सबमर्ज्ड पार्ट के वॉल्यूम से। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लीजिए एक छोटी सी बोट है जिस पर 4 या 5 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। जब एक पर्सन आकर उस पर बैठता है, आप देखते हो बोट का लेवल थोड़ा सा पानी के अंदर चला जाता है, दूसरा पर्सन आया, बोट और थोड़ी सी पानी में नीचे चली गई, तीसरा पर्सन आया, बोट और नीचे चली गई, चौथा आया, बोट और, तो धीरे धीरे ये जो बोट पानी के अंदर जा रही है तो क्या कर रही है? इट इज डिस्प्लेसिंग द वाटर अकॉर्डिंग टू द वेट। वो अपने वेट बढ़ता जा रहा है तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती जा रही है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, 4 तक लिमिट थी, अब 5वां पर्सन जैसे ही आएगा, नाउ इट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर वाटर, अब वो उससे ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। इन दैट कंडीशन द बोट विल सिंक। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट का वेट है और जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करना चाह रहा है उसका सबमर्ज्ड पार्ट पूरे लिक्विड को, उतने ही वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस करे। सो फॉर फ्लोटिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग द टोटल liquid which has equal weight to the weight of the object itself। ऑब्जेक्ट के खुद के वेट के बराबर जब ऑब्जेक्ट अपने सबमर्ज्ड पार्ट से लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस कर दे, देन ओनली फ्लोटिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बहुत छोटा स्टेटमेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ देयर इज अ रिलेशन ऑल्सो। अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम इन फ्लोटेशन। डेंसिटी और वॉल्यूम के कुछ टर्म्स हैं जो फ्लोटेशन में यूज होते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, W इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी।
मैं इसको कर देता हूं वॉल्यूम सबमर्ज्ड और इसको कर देता हूं रो एस मतलब सॉलिड्स डेंसिटी। और एफ बी का फॉर्मूला मैंने बताया v इंटू रो इंटू जी। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम था इसलिए यहाँ पर टी रहेगा और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है बायएंट फोर्स क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबमर्ज्ड पार्ट रहेगा और यहाँ लिक्विड की डेंसिटी रहेगी। अभी अभी हम सीख कर आए हैं फ्लोटेशन के लिए क्या जरूरी है, W इज इक्वल टू एफ बी, देन ओनली ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट। दोनों वैल्यूज लगाइए वी टी रो एस इंटू जी और यहाँ पर लगाइए वी एस रो एल इंटू जी। सो जी विल बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। वॉल्यूम्स को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, वी टी अपॉन वी एस is equal to rho L upon rho S. So this is the formula, this is the relationship between the densities of solid and liquid and their volumes. यहाँ पर VT क्या है, इसको हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड। ये होता है बेटा क्वांटिटीज का आपको मतलब भी मालूम होना चाहिए, और इक्वल्स टू density of liquid and divided by density of solid. So this is the relationship between densities and their volumes. तो यहां से इस फॉर्मूले से अगर आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी मालूम है तो और उस लिक्विड की डेंसिटी मालूम है तो आप ये बता सकते हो उस सॉलिड का कितना हिस्सा लिक्विड के ऊपर होगा और कितना हिस्सा लिक्विड के नीचे होगा। इस फॉर्मूले से हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट आइस। आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसे वाटर के ऊपर हमें चेक करना है कैसे फ्लोट करेगा। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे V अपॉन कैपिटल V, सो हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम, लिक्विड डेंसिटी एंड सॉलिड डेंसिटी अपॉन लिक्विड डेंसिटी। सॉलिड ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे रहेगा। मैंने जो फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा था उसी को रेसिप्रोकल कर दिया है। सो वी एस अपॉन वी टी इज इक्वल टू रो एस, सॉलिड की हो गई 1, 0.9, आइस की 0.9 है और यहाँ पर 1, सो वी कैन राइट इट वी एस अपॉन वी टी इज इक्वल टू 9/10। मतलब ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास, जो सबमर्ज पार्ट रहेगा वो 9x रहेगा और जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो 10x रहेगा। मतलब अगर हम लोग 10 मीटर क्यूब की आइस लेते हैं तो 10 मीटर क्यूब में से 9 मीटर क्यूब हिस्सा उसका वाटर सरफेस के अंदर रहेगा, सिर्फ x बाहर रहेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटीज एंड द So as we can say about this relation, we can find the volume of submerged part, the ratio, the comparison, anything which we can do with the help of this relation. So these are the concepts behind the flotation. Flotation में हमें इतने concepts की जरूरत है। Now we are going to discuss the last thing. There are some applications related to flotation, applications of floating. Now in this first application is an iron particle, an iron nail sinks in water but a ship made up of iron floats on water. Why? Because अगर हम इसे flotation के according explain करें तो हम कह सकते हैं iron nail cannot displace the volume of water, the weight of water equals to its own weight. जो नेल होती है वो अपने वेट के बराबर वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ लिक्विड को नहीं डिस्प्लेस कर पाती है, जिस वजह से वो सिंक हो जाती है। और उसी प्लेस पर अगर हम बात करें शिप की, सो शिप कैन डिस्प्लेस द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज इक्वल टू इट्स ओन वेट, देन ओनली द शिप कैन फ्लोट। यही चीज होती है फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमंस में। ह्यूमंस में भी जो ह्यूमन का खुद का वेट होता है वो अगर वो अपने सबमर्ज्ड पार्ट से उतने वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे हैं देन दे कैन स्विम, अदरवाइज दे कैन नॉट स्विम। द वर्किंग ऑफ सबमरीन्स, सबमरीन्स में बैलेस्ट टैंक्स होते हैं। मैं आपको बता दूं बैलेस्ट टैंक्स, जब सबमरीन को डाइव करना होता है तो वो अपने बैलेस्ट टैंक्स में वाटर फिल कर लेती है।
जिस वजह से वाटर फिल करने से उसकी एवरेज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और वो पानी के अंदर चली जाती है, लिक्विड के अंदर चली जाती है। लेकिन जब उसे ऊपर आना होता है तो वो प्रेशर के साथ सारा वाटर निकाल के एयर फिल कर लेती है। तो अब एयर और आयरन ये मिलाकर जो एवरेज डेंसिटी बनाते हैं वो एवरेज डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए सबमरीन ऊपर आ जाती है। उसमें भी यही है, सबमरीन तभी तक फ्लोट कर पाएगी जब तक वो अपने वेट के इक्वल वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी। एक बैलून, हाइड्रोजन गैस से फिल्ड एक बैलून भी ऊपर उठता है, वहां पर उसे कौन अपथ्रस्ट अप्लाई कर रहा है? एयर। लेकिन वो ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि वो एनवायरनमेंट से बाहर चला जाता है। इट कैन राइजेस ओनली अप टू दैट लेवल वेयर द डेंसिटी ऑफ द एयर एंड द डेंसिटी ऑफ गैस विल नॉट बिकम इक्वल टू ईच अदर। जैसे ही दोनों की इक्वल होती है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे अर्थ सरफेस में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती है, और जब दोनों डेंसिटीज इक्वल हो जाती हैं तो उस कंडीशन में बलून वहां रुक के फ्लोट करने लगता है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू applications of floating. One more thing and the last point which I want to discuss is Plimsoll line. ये एक तरह से एक लिमिटेशन लाइन होती है जो कि शिप्स या बोट्स में बनाई जाती है। एक्चुअली जब शिप्स में, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे शिप्स में हम वेट बढ़ाते जाएंगे, शिप वाटर के अंदर धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और एक लिमिट के बाद फिर वो सिंक भी हो जाएगा। तो प्लिमसॉल लाइन जो होती है ये शिप में इसलिए लगा दी जाती है कि वाटर का लेवल इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे इस लाइन के नीचे है तब तक तो शिप सेफ है, जैसे इस लाइन के ऊपर गया मतलब हमने शिप पर ज्यादा वेट कैरी कर दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर शिप ट्रेवल करेगा तो उसके पलटने का खतरा रहेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन। So these all are the relations and the informations about flotation. Thank you and wait for the next video.